हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य रूप से विद्युत शक्ति है क्या। तो आप लोग शक्ति का मतलब जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे शक्ति का मतलब क्या होता है। कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं शक्ति है। ठीक है, तो पावर को P से लिखा है तो इसलिए शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ डिनोट करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो अब 9th क्लास में आप पढ़े हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को शक्ति कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं, या उस परिपथ का विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी विद्युत परिपथ के विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा? P द्वारा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जो हम बोले हैं उसको। तो हम यहाँ P बराबर लिख सकते हैं कार्य करने की दर। तो कार्य को हम लोग W से लिखते हैं और दर मतलब T, समय है ना। तो आप लोग इस W को हम बताए थे विद्युत ऊष्मीय प्रभाव में पढ़ाए थे जी। विद्युतधारा का ऊष्मीय प्रभाव में आप लोग को हम पढ़ाए थे कि W को हम लोग क्या में बदल दिए थे? H में बदल दिए थे, है ना, हीट को। क्योंकि कार्य और हीट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना देता कार्य उतना ही ना हीट होता है। तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहाँ पर W को हटा करके ये भी लिख सकते हैं H/T। अब इस P बराबर आप लोग जानते होंगे H का मान क्या बताए थे? H का मान हम दिए थे I² RT, यही नहीं दिए थे? I² RT दिए थे। उसके बाद हम बताए थे यहाँ पे क्या, नीचे T था तो T से T दोनों क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया? I² R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P का मान इससे नहीं निकलेगा, इससे भी मतलब निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर और भी फार्मूला ज्ञात किया जा सकता है ओम का नियम से। किससे? अगर ओम का नियम इसमें लगाएंगे तो 2 फार्मूला और ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे ओम का नियम से। ओम का नियम से, ओम के नियम में क्या बताया गया है? तो V बराबर IR पढ़ाया गया है। आप लोग को पढ़ाया गया है ना कि V बराबर क्या होता है? यहाँ पढ़ाया गया था कि V समानुपाती I होता है। लेकिन जब इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग, कोई प्रतिरोध लगा देते हैं, तो I और R का यानी रेजिस्टेंस का गुणनफल वोल्टेज के बराबर होता है। यही ना बताए थे। तो V बराबर क्या हो गया? IR हो गया। अब कहीं पे हमको V दिखाई देगा तो IR लिख देंगे, और अगर IR दिखाई देगा तो V लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है P बराबर I²। तो I गुने I लिख सकते हैं ना इसको बाबू। अब इंटू में क्या है? R है। तो I का I हो गया, इंटू का इंटू लिख देंगे यहाँ पे। और IR को हटा को क्या लिखना है? हम अभी बताए कि जहाँ पे IR नजर आएगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर IR नजर आ रहा है ना, तो IR को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे? V को लिख देंगे। तो P बराबर क्या हो गया? तो P बराबर क्या हो गया? VI बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। VI या I भी बोल लीजिए, बात वही है। तो एक फार्मूला तो आपको ये मिल गया, मिल गया। अब आगे भी फार्मूला निकाल सकते, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक ओम का नियम से और भी पढ़े हैं, I बराबर V/R, ये पढ़े ना। तो चलिए इसी से चलते हैं। P =
भी इंटू आई न है, आई को हटाओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी बटा आर। तो P इक्वल टू भी गुने भी क्या हो गया, भी स्क्वायर बटा आर। एक फॉर्मूला देखिए यहाँ से हो गया। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, 3-4 को जो है, एक देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, और एक यहाँ, ये चारों फार्मूला को याद रखिएगा ताकि अगर हम लोग न्यूमेरिकल जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये चारों फार्मूला काम देगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक P बराबर आप लोग क्या देख रहे थे, W बटा T। अब देखिए जब इसका एसआई मात्रक निकाल रहे हैं तो ये सभी का एसआई मात्रक ही रखेंगे तब ना एसआई मात्रक निकलेगा जी। एसआई मात्रक से ही ना एसआई मात्रक प्राप्त होता है। तो W मतलब क्या है, कार्य, वर्क। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, तो जूल को हम लोग लिखते हैं J। और T का मतलब होता है समय, समय का एसआई मात्रक होता है S, जिसको सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो जूल प्रति सेकेंड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जूल प्रति। इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, जूल प्रति सेकेंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं ना। तो वाट बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो P का एसआई मात्रक क्या आ गया, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कोई पूछेगा क्या होता तो क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए 1 वाट किसे कहेंगे, 1 वाट से आप, अच्छा, वाट को भी W द्वारा सूचित किया जाता है, वाट को भी W ही द्वारा सूचित करते हैं ना। तो देखिए वर्क में बड़ा W होगा, और या इसका एसआई मात्रक जब P के लिखिएगा ना तो छोटा W लिख दीजिएगा, दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि हो गया वर्क और ये हो गया वाट। जैसे मैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो दोनों में अंतर है ना। ये आपका आ गया वर्क के लिए, ये आ गया वाट के लिए, क्लियर है ना। अब आगे देखिए, 1 वाट से आप क्या समझते हैं, 1 वाट से आप क्या समझते हैं। तो बोलेंगे किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल कार्य करने में यदि 1 सेकेंड का समय लग जाता है, 1 जूल का कार्य करने में यदि 1 सेकेंड का समय लग जाता है तो उसे हम लोग 1 वाट कहेंगे। क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आया। देखिए P बराबर आप लोग जानते हैं J बटा S। तो अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल का कार्य करने में 1 सेकेंड का समय लगता है, ये आप जानते हैं P बराबर कार्य बटा समय जानते हैं, यही ना, शक्ति बराबर जानते हैं, कार्य बटा। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल का कार्य करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है, तो देखिए क्या बोलेंगे इसको, 1/1 को 1 लिख सकते हैं ना, और जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को अभी हम बताए हैं कि आपको वाट लिख देना है। क्या लिख देना है, तो वाट को क्या लिखेंगे, W ना। तो 1 वाट हुआ कि नहीं हुआ, हो ना गया। तो हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, इसी से डिफाइन कर लेंगे। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल का कार्य करने में कितना, 1 जूल का कार्य करने में यदि 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वाट जो है सब बहुत छोटा सा मात्रक है ना, तो इसे मापने में बहुत समय लग जाता है। तो इस वाट को फिर किलो वाट में बदला गया था। किसमें बदला गया था, किलो वाट में बदला गया था। क्या चीज में, किलो। अब देखिए जब यहाँ पर किलो में इसको बदल दिया गया तो सेकेंड से सीधे कहाँ चला जाएगा, घंटा में चला जाएगा।
तो इसको किलोवाट घंटा बोलते थे। क्या बोलते थे? किलोवाट घंटा बोलते थे, है ना। तो अब किलोवाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट। समझ में आया? अब 1 किलोवाट घंटा को देखिए हम लोग बदल रहे हैं जूल में। किसमें बदल रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा। 1 किलो मतलब कितना? 1000। यही ना बाबू। अब यहाँ पर घंटा को सेकेंड में बदलेंगे। जूल में लाने के लिए क्या में बदलना होगा हमको? सेकेंड में। तो पहले 60 मिनट में अभी बदला है, घंटा से मिनट में बदला है। अब इस मिनट को भी हम क्या चीज़ में बदलना चाह रहे हैं? क्या चीज़ में? सेकेंड में। तो देखिए 1000 हो गया, गुने 6 6 36 पर डबल जीरो, है ना। तो 36 पर टोटल कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। 36 पर कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। अब इसको हम मानक रूप में दिखाना चाहते तो कैसे दिखाएंगे? 3.6 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5, और एक पॉइंट इधर घास का है, वो कितना हो गया? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है ना? किसके बराबर? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद रहेगा? 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखो 1 वाट घंटा में कितना होगा? अगर किलो वाट नहीं खाली वाट घंटा बोलेगा तब 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? देखो 1 वाट घंटा बोला है, तो 1 वाट 1, और घंटा को क्या चीज बदलेंगे? वाट तो है ये अपना ना, ये किलो वाट है तब ना 1000 लिखते। वाट है तो वाट का वाट, वो एक हो गया। अब घंटा जो है जूल में जब बदलने जाएगा तो सेकंड में चाहिए हमको, तो 60 गुने यानी कितना? 3600 जूल होगा। 1 वाट घंटा में कितना जूल? 3600 जूल होगा। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, ये होगा। क्लियर है ना? अब इसको देखिए, एक और बात सुन लीजिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक एक और है, उसको हम अश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको एचपी में दिखाते हैं। क्या चीज में दिखाते हैं? एचपी में दिखाते हैं। क्या चीज में दिखाते हैं? एचपी, हॉर्स पावर बोलते हैं ना। कितना हॉर्स का हवा है, हम लोग क्या बोलते हैं? कितना हॉर्स का ये है इंजन है, पंप है, ये बोलते हैं ना हम लोग। क्या बोलते हैं? मोटर वगैरह। कितना एचपी का मोटर है, वही है। तो देखिए 1 एचपी बराबर होता है कितना? 1000 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 700। एक मिनट, नहीं मिस्टेक कर रहे हैं ना, एक मिनट पहले देख लीजिए। 1 किलो वाट बराबर क्या होगा? 1 किलो वाट बराबर कितना? 1000 वाट। और देखिए 1 एचपी बराबर बोलते हैं हम लोग 746 वाट। 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है ना। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, बहुत बार पूछ दिया एग्जाम में। 1 एचपी बराबर कितना वाट? तो बोलेंगे 746 वाट होता है। क्लियर ना? अगर 2 एचपी का मोटर है तो 2 गुना इतना कर लिए इतना वाट होगा, उसमें खर्चा होगा। समझ में आ रहा है? 3 एचपी को 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा जो है उस पर जो कार्य कर रहे उपकरण है। विद्युत ऊष्मा पर कार्य कर रहे उपकरणों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से उपकरण है उसके बारे में देखें। इसको पहले क्लीन कर देते हैं।
विद्युत ऊष्मा पर कार्य करने वाले उपकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। नाम दीजिए आप लोग। तो क्या क्या है? विद्युत ताप बल्ब, हीटर। हीटर काम करता है किस पर? विद्युत ऊष्मा पर। किस पर? अब इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, हीटर के बारे में पहले सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए इस प्रकार का चीनी मिट्टी का ये बना हुआ रहता है और इसमें इस प्रकार का संरचना होता है। देखिए इसे टेन होता है ना, इस प्रकार का रचना होता है। अब इसी रचना में क्या होता है, तार डाल दिया जाता है। इसमें कौन सा तार डाला जाता है? किस चीज का? नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध सबसे गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक भी क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें तार को इस प्रकार से लपेट के क्यों लगाया जाता है ना? इसको लपेट करके इसमें क्यों लगाया जाता है? तो देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है कि भी यानी एक मिनट में आर समानुपाती होता है किसका? एल का। ये पढ़ाया गया है ना? आर समानुपाती किसका होता है? अगर एल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? तो देखिए इतना सा जगह में हमको बहुत लंबा तार लगाना होता है, तो उस तार को क्या करते हैं कि ऐसे लपेट लपेट के लगा देते हैं। ऐसे लपेट लपेट के लगा देने से इसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर लपेट के अगर इसको तान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हमको हीटर बनाना होगा ना बाबू। तो इसको कम जगह में एडजस्ट करने के लिए इसको लपेट लपेट करके लगा दिया जाता है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध जब तक अधिक नहीं होगा तब तक ये हीट होगा। जब इसमें हम लोग करंट जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये पूरा हीट हो जाता है। तो तार की लंबाई कम कर देंगे तो हीट ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा। अब प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा तो हीट भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना? हीट किस पर डिपेंड करता है? आर पर डिपेंड करता है, बताया था ना? हीट जो है आर पर भी डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तब ना हीट उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार को लपेट दिया जाता है। लंबा तार कर दें तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये जो तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? इसका गलनांक अधिक होता है ना, याद रखिएगा। नाइक्रोम का बना रहता है। यहाँ पूछ देता है हीटर में किस तार का यूज किया जाता है, किस धातु का बना होता है? तो बोलेंगे नाइक्रोम का। किस धातु का? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये स्प्रिंग द्वारा ऐसे लगा दिया जाता है, इस खांचा में, खांचा रहता है इसका ना, इस खांचा में स्प्रिंग जैसा तार को लगा देते, नाइक्रोम की तार को लगा देता है। तो जैसे ही इसमें आप करंट को जोड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें से क्या होने लगा, कुछ समय लग जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे ये लाल हो जाता है, गर्म हो गया। क्या होता है? क्योंकि प्रतिरोध अधिक है। और जब ये लाल हो जाता है तभी से फिर ऊष्मा निकलने लगता है। फिर इसमें हम लोग खाना वगैरह बना देते हैं। अच्छा में तो हीटर किस पर काम कर रहा है? विद्युत ऊष्मा पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? क्लियर ना? आयरन की बात करते हैं तो आयरन में के अंदर भी देखिए इस प्रकार से ऐसे तार लगा दिया जाता है। ये भी लपेट के लगाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। और जब इसमें हम करंट जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये गर्म होगा ना, और गर्म होकर लाल हो जाता है। फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयरन देने लगते हैं। नाइक्रोम को तारा नाइक्रोम का। हाँ बोलिए। आयरन में अभ्रक भी लगा। हाँ अभ्रक देखिए ऊपर नीचे लगा दिया जाता है। अभ्रक क्यों लगाते हैं? अभ्रक लगाते हैं इसलिए ताकि वो धातु में सटे नहीं, लोहा में सटे नहीं। अगर लोहा में सटे तो फिर हम लोग करंट मारेगा ना, तो अभ्रक लगा दिया जाता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि वो क्या करता है कि इसको सटने नहीं देता है। अभ्रक विद्युत रोधी है। अभ्रक क्या है? विद्युत। तो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है आयरन में। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बल्ब है ना, बल्ब के बारे में बात करते हैं। हाँ अभ्रक अगर खत्म हो गया, टूट गया, तो फिर करंट मारने लगता है। अभ्रक जब टूट जाता है तो करंट, जब लोहा में वो सट जाता है ना ये वाला तार, तो करंट मारेगा ही। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में। ये दूसरा था आयरन, तीसरा है विद्युत बल्ब या बल्ब डायरेक्ट लिख देते हैं। बल्ब क्या होता है देखिए,
इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे 2 गति रहता है, उठा हुआ रहता है ना ये। देखिए इस प्रकार का रहता है ना, बल्ब इसी प्रकार रहता है ना। तो देखिए ये टंगस्टन होता है, ये क्या होता है? टंगस्टन। या फिर गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। इसमें हम लोग करंट को जोड़ते हैं तो क्या होता है? करंट इससे फ्लो होता है, ये प्लस है, ये माइनस है। इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें टकराता है। इसमें क्या होता है? टकराता। टकरा के धीरे धीरे क्या होता है? लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, जिससे फिर रोशनी निकलने लगता है। क्या निकलता है? तो ये भी किस पर काम कर रहा है? विद्युत ऊष्मा पर काम करता है। किस पर? एक फ्यूज होता है। क्या होता है? चौथा फ्यूज। इसको सुरक्षा फ्यूज भी बोलते हैं। देखिए आपका ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? आपका फ्यूज है। क्या ये फ्यूज देख रहे हैं ना? तो इसमें देखिए होता क्या है, ये लाल तार में, मेन तार में इसको जोड़ाता है। एक गर्म तार होता है, एक ठंडा तार होता है ना। ठंडा वाला को अर्थिंग बोलते हैं और लाल वाला को मेन बोलते हैं। मेन जो तो लाल तार होता है, तो इसको मेन तार में जोड़ा जाता है। किस तार में जोड़ते हैं? मेन तार में श्रेणी क्रम में। याद रहेगा, मेन तार के श्रेणी क्रम में जोड़ता है। यहाँ पे जो तार लगा होता है दोनों के बीच में, ये शीशा और जास्ता जो होता है, जास्ता या शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो सुरक्षा के लिए। इसलिए इसका नाम सुरक्षा फ्यूज का, हम फ्यूजे लिखे हैं लेकिन इसका नाम है सुरक्षा फ्यूज। ये हमारे जितने भी उपकरण लगा रहता है विद्युत परिपथ में, इस सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप इसको मोटा तार लगा दीजिएगा, जैसे मैं अभी हम इसमें कॉपर लगा दिए हैं, है ना। कॉपर का नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम लगा दिए नहीं रहने के कारण। लगा किस चीज़ का? जस्ता और टीन का मिश्र धातु, यार शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना होना चाहिए, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक क्या होता है? कम होता है। अब होगा क्या कि जब इससे करंट आएगा, मेन तार से आएगा, तो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो ये ऊष्मा इसमें उत्पन्न होगा। और जब ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा उसमें उत्पन्न होगा। तो ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण ये क्या होता है? गल जाता है। ये क्या होता है? गल जाने के कारण क्या होगा? मेरे परिपथ में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, सभी उपकरण क्या हो जाते हैं? सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं गलेगा तो सभी उपकरण नष्ट हो सकते हैं। उपकरण क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा के दृष्टि से लगाया जाता है। फ्यूज किससे लगाया जाता है? इसलिए इसको सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। क्लियर है ना? देख लीजिए ध्यान से, ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अब इसका न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्यूज में सिर्फ तारे ना रहता है, तो आप डायरेक्ट तार भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट जलाइए। इसमें नुकसान आपका है कि नहीं? इसमें नुकसान आप ही का होगा, जिसमें वोल्टेज बढ़ के आएगा तो आपका विद्युत उपकरण नष्ट होगा ना। और ये गांव देहात में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, शहरों में ऐसा नहीं होता है। ये गांव देहात में कभी वोल्टेज बढ़ जाना, कम हो जाना, ये लगा रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं ना। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो आप लोग खुद मार लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप खुद बना सकते हैं, रिक्त स्थान भरे भी बना सकते हैं, सही गलत आप बना सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा। विभव और विभवांतर का साई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? आगे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? बताए थे ना, जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। 1 सेकंड में जितना धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत प्रबलता बोलते हैं ना। नेक्स्ट, विद्युत धारा का साई मात्रा एम्पियर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। क्या होता है? अच्छा, विद्युत धारा का मात्रा की परिभाषा दे, आपको पता है ना, एम्पियर, 1 एम्पियर। नेक्स्ट, क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो हाँ, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। नेक्स्ट 8,
एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? एमीटर श्रेणी क्रम में ना जी। एमीटर को 9 देखो, एमीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो वोल्ट मीटर का। किसका अधिक होगा? नेक्स्ट, एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों कोई एक अन्य दोगुना का गुणज है, तो इसमें वह कौन होगा? क्या बोला है? एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, तो उसमें एक कौन होगा? ओम होगा। और ओमेन होगा भी और आई के गुणनफल के बराबर होता है। आर प्रतिरोध, आर बराबर भी आई, वोल्टेज और आई के बराबर होता है ना गुणनफल के। आगे उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। सेल। कौन? सेल। नेक्स्ट, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं को बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है? यानी कहेंगे दोनों तारों के बीच में विभवों का अंतर 1 वोल्ट का है। कितना का अंतर है? 1 वोल्ट का अंतर है, तो इसको विभवांतर कितना हुआ? विभवों का अंतर का विभवांतर कहेंगे। तो दोनों सिरों के बीच के विभवांतर कितना है? 1 है, तो दोनों सिरों के बीच के विभवों का अंतर 1 हो गया। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच के संबंध क्या है? अरे क्या बताए थे? आई, आर और भी का संबंध बताना है। भी बराबर क्या होगा? भी बराबर कंफर्म हो? आई आर होता है ना। भी बराबर आई आर। बहुत अच्छा। आगे प्रतिरोध का सही मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक बोलो। ओम। ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? तो इसका आंसर आपका होगा प्रतिरोध। आगे हैं, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? बताए थे ना, गणितीय रूप दिया जैसे जो हम लोग क्या खींचे थे, उसको आरेख खींच के बताए थे आप लोग को ग्राफ द्वारा। वो पूछ रहा है विद्युत विभव से आप क्या समझते? लिखाया हुआ है 20। सरल सेल में घन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तांबे का जो प्लेट होता है सो, है ना। और ऋण का जास्ता का, ऋण का करेगा जास्ता और घन का करेगा तांबा का प्लेट। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? आगे किसी चालक में या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा बोलते हैं ओम मीटर, ओम मीटर भी लिख सकते हैं। आगे किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा के आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखे। वही वाला H बराबर लिखाए थे ना, वही लिख देना, लिखा जाए ना। आगे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? नहीं लिखाया हुआ है। यदि किसी बल्ब पर 200 वोल्ट 60 वाट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? 200 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका 220 वोल्ट है ना जी। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा 75 में, कि पेज नंबर 75 में लिखा हुआ है यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ यह होता है यदि किसी भी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। नहीं लिखा जाएगा। आगे देख लीजिए, किलोवाट घंटा क्या है? बताया ना, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का। आगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक न होता है। आगे 3 विद्युत उपस्करकों जी के नाम लिखे जिसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कार्य करता है। अभी 4 को हम बताए हैं, 4 को में कोई 3 को लिख देना है।
आगे, मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट के लिए वाट में कोई एक अन्य दो के गुणज है तो वह कौन है? मात्रक एम्पियर, वोल्ट, वाट में से कोई दोनों का गुणज है तो वह क्या है? देखिए आप लोग को एम्पियर मतलब धारा बोल रहा है, उसके बाद क्या बोला है? वोल्ट मतलब भी, और क्या है? वाट। ये तीनों में से कोई दो को एक दूसरे का गुणनफल है, तो एक दूसरे का क्या है? गुना है। तो ये दोनों को गुना बराबर क्या जानते हैं? पी नहीं जानते हैं? अरे पावर। तो इसको क्या बोलते? शक्ति बोलते हैं ना। तो बोलिए वह शक्ति है। क्या है? क्लियर है ना? आगे देखिए, किधर गया? हाँ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? किलोवाट घंटा में। आगे देखिए, प्रतिवर्ती धारा के किस उपकरण से प्राप्त किया जाता है? जनित्र द्वारा। इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ये अगला चैप्टर का एक सवाल दे दिया इसमें। जनित्र बोलते हैं जनरेटर को, जनित्र से बोलते हैं, अगला लेसन में पढ़ाएंगे। विद्युत हीटर में तार के कुंडली किस धातु के बनी होती है? हम बता रहे थे, पूछेगा किसी का होता है कुंडली, मतलब इस तरह से नली जैसा रचना होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग के जैसा। अच्छा, नाइक्रोम का ना। आगे, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऊष्मीय प्रभाव का ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट, दृश्य धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखे। अरे सेल हो गया, डायनेमो हो गया, ये सब क्या है? दृश्य धारा यानी डीसी। दृश्य धारा मतलब डीसी, जिसे। अच्छा आगे, 36, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए, अधिक। अब आगे देखिए, 6 वोल्ट के बैटरी से गुजरने वाली 1 आवेश, 1 कूलम आवेश में कितना ऊर्जा दी जाएगी? तो गुना कर दीजिए दोनों का, 6 जूल। कितना जूल हो जाएगा? 6 जूल का। आगे क्या बोला है यहाँ पर? देखिए नॉमरिकल तरीके दे दिया है ना, नॉमरिकल जैसा। 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध R बराबर क्या बढ़ाया है? V बटा V कितना है? 220 वोल्ट। I कितना है? 20। कट गया कितना बार में? तो 10 ओम हो गया। कितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ? 10 ओम। आगे देख लीजिए, अब एक चालक का प्रतिरोध कितना है? यानी R दिया है 5 ओम। R कितना दे दिया है? 5 ओम दे दिया है। उसके बाद इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। A कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर का। तो बोल रहा है कि प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर निकालिए। V बराबर क्या पढ़े हैं? IR। चलिए I कितना है? 0.5। I कितना है? तो 50-25 और 1 अंक बाद ना जी 2.5 वोल्ट होगा। कितना होगा? आगे देख लीजिए, 40 आपका बना हुआ है ना, 41 भी बना हुआ है। और है जी? नहीं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब लघु उत्तरीय देख लेते हैं, छोड़ दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को विद्युत धारा के हम लोग आंकिक प्रश्न के सॉल्व करेंगे। नॉमरिकल जितने भी हैं सभी नॉमरिकल को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया जाएगा, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। आंकिक प्रश्न में पहला है कि 1 मिली कूलम आवेश को
25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हम लोग को बताना है। देखिए 1 मिली कूलम आवेश, आवेश कितना दिया है, 1 मिली कूलम दिया है, 1 मिली कूलम आवेश दिया है ना बाबू। चलिए तो 1 मिली कूलम आवेश को बिंदु ए यहाँ है और बिंदु बी यहाँ पे है, यानी 25 वोल्ट वाला बिंदु से 125 वोल्ट वाला बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये दोनों का विभवांतर पहले निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विभवांतर निकालेंगे। तो विभवों का अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं ना। तो विभवांतर बराबर क्या होगा, विभवांतर बराबर लिखेंगे 125 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट, डैट मीन्स कितना हो गया 100 वोल्ट। विभवांतर कितना है, अब यहाँ पर जो आवेश दिया है मिली कूलम में दिया है, किस में दिया है, तो मिली कूलम से कूलम में बदलने के लिए 1000 से गुना होता है। कितना से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 के ना होगा जी, 1 कम 1 और गुने 1000 तो क्या हो गया 1000 आवेश हो गया। ठीक है ना, आवेश कितना कूलम हो गया, अब 1000 कूलम आवेश हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि 1000 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग से वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, तो आप लोग को वर्ग बराबर लिखा है थे V बटा Q, लिखा हुआ है ना V बटा Q। तो V का मान है 100 वोल्ट है ना जी, और यहाँ पर इसका कितना है 1000 कूलम। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे 10 न हो गया जी। तो अगर भाग करेंगे तो हम लोग 0.1 आएगा, एक अंक बाद 10 बैठेगा ना इधर, तो 0. V/C। तो V/C को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जूल। तो 0.1 जूल का कार्य करना होगा। कितना करना होगा, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कि यदि किसी चालक में धारा 0.1 एम्पियर हो, यानी धारा मतलब क्या आई ना जी, 0.1 एम्पियर की धारा बह रहा है ना जी, ओ सॉरी 1.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से 1 सेकेंड, टाइम बराबर कितना है 1 सेकेंड है ना। तो बोला है धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो चलो इलेक्ट्रॉन का मान दिया है कितना, आवेश। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q बराबर क्या पढ़े हैं, Q बराबर होता है IT होता है। I का मान 1.0 का हम लोग 1 ही बोलते हैं, और समय 1 सेकेंड ने दिया जी 1। तो यानी कितना कूलम आवेश हो गया, 1 कूलम आवेश हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल n लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है n बराबर Q बटा E। अब E क्या है, तो E आपको दे दिया है, E दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको रख के सॉल्व कर देना है कि कितना है 1 कूलम। अभी E कितना आ गया 1.6 × 10⁻⁻। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 6.25 × 10⁻18 आएगा। माइनस कितना आएगा, माइनस नहीं होगा ना, हाँ ये जो ऊपर ना जा रहा है तो पहले तो माइनस हट जाएगा, माइनस हटेगा ना। तो इसको सॉल्व करने पर लगभग इतना आएगा आपको, इतना इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब समझ में आ रहा है कि कहाँ से इतना आ गया, यही ना। ठीक है, आप क्या कीजिए कि
1 में 1.6 से भाग दीजिए। जब 1 में 1.6 से भाग दीजिए 0.625 आता है। कितना आता है? अभी जो नीचे लिखा उसको कहाँ ले जाएंगे हम? ऊपर ले जाएंगे ना। तो जब ऊपर ही जाएगा तो माइनस हट जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग मानक रूप में लाने के लिए यहाँ ला देते हैं। जब यहाँ लाएंगे तो पॉइंट यहाँ से पावर क्या हुआ? जो पावर 10 के पावर 19 है ये घट जाएगा। तो 6.25 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18। अब आया समझ में? कहाँ से आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। यानी यहाँ पर आई ने दिया है जी 2.5 एम्पियर दे दिया है। ठीक है। एमीटर धारा ही ना मापता है, और धारा को हम लोग आई लिखते हैं, तो आई का मान दिया है। परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो क्यू बराबर क्या दे दिया है? 12 कूलम। तो बोल रहा है कि बहने में प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था क्यू बराबर आई टी। तो हमको क्यू और आई दे दिया है, तो टी बराबर क्या होगा? क्यू बटा टी। ओ सॉरी, टी ना पूछा तो आई ना। क्यू का मान कितना है? 12 कूलम। और ये कितना है? 5 एम्पियर। अब ये पॉइंट है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 से भाग लगाइए अब 120 में, तो 25 चौके 100 और बचेगा 20। ये यहाँ पर पॉइंट वाइज को दे देगा तो हो जाएगा 200। 20 8 25 8 200 होता है ना। इतना सेकेंड लगेगा समय। बहुत इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगी? यानी क्यू निकालना है। आपको क्या क्या दिया? टी दिया है। टी कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। तो 2 मिनट को सबसे पहले हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 सेकेंड हो गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद क्या बोलता है? तक 3.0 एम्पियर की धारा आई कितना दिले है? 3.0 एम्पियर। तो 3.0 हम नहीं 0.0 नहीं भी लिख सकते हैं ना। तो क्या बोलता है आगे? कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी क्यू निकालना है। क्या निकालना है बाबू? क्यू। तो क्यू बराबर अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे? आई टी। आई का मान कितना है? 3 और टी का मान 120। तो गुना करिए कितना हो गया? 360 कूलम आवेश। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाए। कोई तार है इस प्रकार से, देखिए। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा क्या है, ये तार है। इसी को खींच करके दुगना लंबाई कर दिया जाए, तो लंबाई को जब आप दुगना कीजिएगा बाबू, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी घटेगा कि नहीं घटेगा? तो जब इसको आप दुगना कीजिए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे क्या कहता है, तो इस तार की प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध की तुलना से करें। इसका और इसका तुलना करना है कि कितना होगा। इस तार का तुलना इससे करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आप लोगों को पढ़ाया गया आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का, पढ़ाया गया ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ये बताया गया ना। तो यहाँ पर जब इसको दुगना करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा होगा ना, तो प्रतिरोध दुगना हो गया। यहाँ पे प्रतिरोध किसके लिए दुगना हो गया ना? कब? जब इसको हम आधा कर दिए तब। अच्छा, एक बात और पढ़ाया गया है,
कि प्रतिरोध जो होता है वो एल के समानुपाती होता है। अगर लंबाई को दुगना तो प्रतिरोध भी दुगना होता है। लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बताया ना। तो देखिए यहाँ पर लंबाई को बढ़ा देने से प्रतिरोध दुगना हो जा रहा है और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर देने से प्रतिरोध भी दुगना हो जा रहा है। तो 2 गुने 2 कितना गुना हो गया, ये 4 गुना प्रतिरोध अधिक ना हो गया। और पहले पुराने वाले के लिए हमेशा कितना लेना है, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही दोनों का रेशियो आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। R1 दिया हुआ है कितना, 4 ओम, और R2 दिया है 12 ओम। इसके श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य देख लीजिएगा ना। निश्रेणी क्रम के लिए RS न लिखते हैं तो RS बराबर क्या, R1 प्लस R2। R1 कितना है, 4 ओम, अब R2 कितना है, 12 ओम, तो 12 4 16 ओम। अगर इसको समांतर क्रम में पूछे तो कैसे लिखेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, क्या होगा, तो समांतर क्रम में आरपी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यही ना बताया गया है, 1/R1 है 4 ओम का और 1/R2 है, सॉरी ये भी 1 बटन होता है जी, 12 ओम का। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ओम। भाग दें 3 बार में, 3 एकम 3, भाग दें 1 बार में 1 एकम 1, ओम नहीं होगा। चलिए इधर देखिए, 1/RP बराबर 4 बटा कितना, 12 ओम। कितना बार में कट गया, अब इसको उलटने पर उलट दीजिए तो RP बराबर कितना हो गया, 3 ओम। RP बराबर श्रेणी क्रम में 16 ओम आया, समांतर क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह में समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में तो RP बराबर 4 ओम हो गया और 4 गो है समान प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक और उसको समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो मान लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, चारों का प्रतिरोध बराबर बोला ना, X मान लेते हैं। कितना मान लिए, माना कि प्रतिरोध चारों कितना है, X है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/RP का मान कितना है, 4 ओम है, बराबर 1/R1 X R2 X R3 X R4, चारों का बराबर है। तो एलसीएम ले लेंगे ना सबका जी, कितना हो जाएगा, X ना होगा। अब देखिए भाग दी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/4 ओम बराबर कितना, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, X बराबर 4 गुने 4 4 चौके, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 16 ओम का। कितना का है, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को चित्र। क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है।
तो इस चित्र का हम लोग को निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध क्या होगा? इसी के बोलते हैं मिश्रण प्रतिरोध का संयोजन। मिश्रण प्रतिरोधों का संयोजन है ये, है ना। तो चलिए फिगर 1 को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ये समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो आर एस बराबर क्या होगा? आर एस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 ओम प्लस 60 ओम। कितना ओम हो गया? 100 ओम हो गया बाबू ना। अब देखिए इस 100 ओम वाला प्रतिरोध और 25 ओम वाला प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हो गया। ये दोनों का फिर यही दोनों किनारा मिल रहा है, इसका भी यहाँ मिल रहा है और इसका भी यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? समांतर क्रम में क्या हो गया? तो हमको निकालना है आरपी। क्या निकालना है? इसी में हमको निकालना आरपी। आरपी कितना दिया हुआ है? वाट। तो आरपी बराबर सूत्र होगा 1/RS प्लस 1/, इसको कुछ देते हैं R1, ठीक है। चलो तो 1/RS कितना है? 100 और ये कितना है? 25। भाग देंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया? भाग दो 4, यहाँ भाग देंगे कितना हो जाएगा? अच्छा ओम नहीं लिखे ना, यहाँ 1 होगा ना, यहाँ हो जाएगा 4। तो चलिए आगे देख लीजिए, 1 ओम और 4 ओम कितना? 1 ओम यहाँ नहीं होगा बाबू, यहाँ 4 अब 1 5/100 ओम। काट दो, कितना बन बैठेगा? अब उसको उलटने पर तो आर एस ऊपर गया तो 20 भी कहाँ गया? आर पी ऊपर रहेगा जी। आर पी ऊपर जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा? 20। तो पहला का आंसर 20 ओम है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2 बोल रहे हैं, इसको R3 अभी R4 हो गया मान लीजिए, है ना। ऐसे समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पे R2 और R4 को समांतर क्रम में जोड़ा है और बाकी सब क्या है? श्रेणी क्रम में है ना। बाकी सब क्या हो जाए फिर? तो सबसे पहले समांतर क्रम से यहाँ का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस प्रतिरोध को आरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग आरपी पहले निकालने के लिए कोशिश करेंगे दूसरा में। देखिए आरपी तो 1/RP ना होगा जी, तो 1/R2 प्लस 1/R4। चलिए 1/RP बराबर 1/R2 कितना है? 8 ओम है और ये भी कितना है? 8 ओम है। तो 1/RP बराबर कितना हो गया? एलसीएम 8 ओम, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 ना जी, तो 1 1 2 और 8 ओम कट जाए कितना बार में? तो आरपी बराबर कितना हो गया? आरपी बराबर कितना हो गया? 4 ओम। चूंकि आरपी को ऊपर ले तो 4 भी ऊपर जाएगा ना। 4 ओम ने क्या ले गया? यहाँ से यहाँ तक समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए इसको श्रेणी क्रम फिर बना दिया। क्या बना दिया? श्रेणी क्रम ने बनाया है। तो श्रेणी क्रम में होगा RS, RS बराबर में होगा R1 प्लस RP प्लस R3। तो R1 कितना है? 4 ओम। RP कितना आया? 4 ओम। और R3 भी कितना है? 4 ओम है। तो चलिए 4 ते ही 12 ओम आंसर हो गया इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब तीसरा देखिए, इसको हम बोलते हैं R1 R2 R3 R4 और इसको नाम देते हैं R5। देखिए R1 और R2 आपस में श्रेणी क्रम में है और यहाँ है R3 और R4 श्रेणी क्रम में है ना। और बाकी जो फिर यहाँ जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा, ये जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा इसके साथ समांतर क्रम में हो गया। कौन क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों का निकाल लेते हैं। तो RS बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 और एक और RS बराबर क्या होगा? यहाँ पर डैश दे देते हैं, है ना। ये ऊपर डैश देते हैं, ऊपर डैश
नहीं देते हैं। तो चलिए पहले ये इसको निकाल लेते हैं। R1 कितना है 5 ओम, अब R2 भी कितना है, तो 5 5 कितना ओम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का समतुल्य प्रतिरोध हो गया 10 ओम। कितना हो गया है? अब नीचे वाला के निकाल लेंगे हम लोग। तो RS बराबर, ये डैश है ऊपर वाला के लिए और जो डैश नहीं दे रहे हैं वो नीचे वाला का समतुल्य प्रतिरोध, तो 20 ओम, या यहाँ लिख देते हैं R3 प्लस R4, तो 20 ओम प्लस 20 ओम, तो टोटल कितना ओम हो गया, 40 ओम हो गया। अब बोला समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, समांतर करना बन गया जी, तो RP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो RP बराबर क्या होगा 1 बटा, देखिए ये वाला क्या है, RS पे डैश प्लस RS प्लस 1 बटा R5 भी है ना, चलिए 1 बटा RS पर डैश वाला बन कितना आया है 10 ओम आया है ना, और RS में कितना आया है 40 ओम, और इसका मान कितना है 24 ओम। अब इस सब का एलसीएम निकालिए कितना होगा, तो हो जाएगा 120 ओम। कितना होगा एलसीएम, भाग देंगे 12 बार में, 12 एकम 12, भाग देंगे 5 बार में लेगा जी, ओ सॉरी 5 में नहीं, 3 बार में लेगा, तो 3 भाग देंगे यहाँ कितना 5 बार में यहाँ लगेगा, तो 5 5 3 8 और 12 कितना हो गया 20 ओम बटे कितना, 20 बटे कितना 120 ओम, काट गया कितना बार में, तो 1 बटा RP बराबर हो गया 1 बटा 10 ओम। अच्छा 6 बार में कटेगा, हाँ जी 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा 1 बटा 6 ओम। अब देखिए RP को ऊपर ले जाएंगे तो 6 भी कहाँ जाएगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध टोटल कितना हो गया 6 ओम हो गया। कितना हो गया, दिख रहा है नीचे तक ना, हाँ दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। जब ये दोनों समांतर क्रम में है हो और दोनों का बराबर मान दिया हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ कितना समतुल्य प्रतिरोध हो गया 4 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा 4 ओम। अब यहाँ भी दोनों बराबर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 ओम, तो 6 ओम। अब देखो यहाँ से श्रेणी क्रम बन गया, क्या बन गया, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा 6 4 10 ओम। इसको आप लोग खुद अपने से निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त होता है। अब आगे के क्वेश्चंस अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम एवं 5 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। प्रत्येक चालक का निकालेंगे, तो माना कि दो प्रतिरोध R1 और R2 है। यहाँ पर दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध आया है 20 और समांतर क्रम में जब इसको जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है 5, यही ना। तो बोल रहा है कि प्रत्येक का R1 और R2 दोनों का क्या निकालना है, प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा बाबू, तो श्रेणी क्रम के लिए लिखते हैं RS का मान होगा R1 प्लस R2। तो RS समतुल्य प्रतिरोध RS को ना बोलते हैं। तो RS का वैल्यू दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर R1 कितना है तो पता नहीं है और नहीं R2 ही पता। ये समीकरण कितना हो गया फर्स्ट, यानी R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया 20, हुआ ना।
अब यहाँ पर 20 ओम लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध ओम में लिखा था ही है। अब आगे देखते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आरपी ना बाबू, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका वैल्यू कितना दिया, 1/RP का वैल्यू कितना है, 5 ही ना है, 5 ओम है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, R1 इंटू, यहाँ पर देखो ये वाला कैंसिल तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, चलो R2 और R1 का योगफल दिया हुआ है ना समीकरण 2 है ना। 1 का मान समीकरण 2 में, 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो 1 का मान 2 में रखते, 1/5 ओम बराबर में कितना हो गया, 20 बटा कितना, R1 इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो R1 इंटू R2 इंटू 1, तो R1 इंटू R2 ही ना होगा, बराबर में 20 बचे और ओम गुने ओम, ओम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इधर देखते लीजिए, यहाँ पर आपको मालूम हो गया समीकरण हो गया थर्ड है, समीकरण 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते, एक का मान इसमें निकाल कर रख दीजिएगा तो ये R2 का मान निकलेगा, R2 का मान इसमें रख देंगे तो R1 का मान निकल जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी सॉल्व कर दिया, सूत्र पर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं आप लोग को। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से अगर यदि हम R1 या R2 किसी एक का मान निकाल के 2 में रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा दूसरा का मान, तो इसमें R1 का मान निकाले कि R2 का निकाले, R1 का, तो R1 प्लस R2 बराबर 20 ओम है, तो R1 बराबर 20 ओम माइनस R2 होगा। ये समीकरण हो गया 4। क्या हो गया, अब इसका मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, चलिए 3 क्या है आपका, R1, तो R1 हटा क्या लिखना है, 20 ओम माइनस R2 इंटू में क्या होगा, R2 ना बाबू, बराबर में 100 ओम स्क्वायर, 100 ओम स्क्वायर है। अब इसको यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा, 20 ओम R2 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर में 100 ओम स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड से तोड़ सकते हैं आप लोग, उधर ले जाइए, तो हो गया R2 का स्क्वायर माइनस 20 ओम R, अब प्लस 100 तो है ही था ओम स्क्वायर, बराबर में क्या बचेगा, एक साइड में 0 होगा ना। अब ये मत सोचिए इधर ही, इसको उठा के उधर ले गए हैं तो एक साइड 0, 0 की इधर ना लिखे उधर लिख दिए हैं, है ना। अब आगे देखिए R2 का स्क्वायर माइनस, इसको तोड़िए तो 10 ओम R माइनस 10 ओम R, 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 10 दहाँ के आना गया, बराबर में यहाँ पर दोनों में R2 ना होगा जी, स्क्वायर यहाँ ना, चलिए R2 दोनों में है ना, ये स्क्वायर है इसका, कहाँ स्क्वायर होगा, ये दोनों में देखिए R2 है ना, R2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस 10 ओम, यही ना। और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 10 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो 10 ओम कॉमन कर लेते हैं ना, तो 1 माइनस 10 ओम यहाँ बचेगा, बराबर में क्या, तो 1 माइनस 10 ओम बराबर में 0, और एक बार R2 माइनस 10 ओम बराबर भी क्या होगा 0 होगा ना जी।
तो R2 का मान निकाला है, इसका मान थोड़ी, इसका मान निकालना है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर कुछ पड़ेगा तो मैंने 1 का कितना निकल गया, R2 का कितना हो गया, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिक्कत हो गया था ना, R² था है ना, तो एक और बच गया, यहाँ भी R था, R रह गया। दोनों में से किसी एक को निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। R2 माइनस 10 ओम और R2 माइनस 10 ओम, तो बात वही ना हो गया। तो R2 बराबर 10 ओम। अब R2 का मान समीकरण 1 में रख दे, तो 20 ओम में से 10 ओम चले जाए तो 10 ओम ना बचेगा। तो लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 10 ओम होगा। कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 10 ओम। इसका भी है 10 ओम, इसका भी हो जाएगा। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि चित्र 4.30, देखिए चित्र 4.30 है। विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें। विद्युत परिपथ में धारा क्या करना है, जब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो धारा बहने लगेगी ना जी, चीज को जोड़ेंगे तो बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें। तो देखिए यहाँ पर 2 गो प्रतिरोध लगा हुआ है और दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, तो सबसे पहले इसका समतुल्य प्रतिरोध मालूम कर लेंगे ना जी। तो चलिए लिखेंगे, R1 का मान दिया है 9 ओम और R2 का मान दिया हुआ है 3 ओम। हम लोग RS निकालेंगे तो RS बराबर होता है R1 प्लस, तो R1 कितना है 9 ओम और R2 कितना है 3 ओम, तो 9 3 12 ओम हो गया। कितना ओम हो गया। अब देखिए यहाँ तो समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब यहाँ पर कितना वोल्ट की धारा बह रही है, तो V बराबर क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया। और निकालना क्या हम लोग को, धारा। धारा मतलब I ना, धारा का मतलब क्या निकालना है, I निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, I बराबर क्या होता है, V बटा R। V का मान कितना मालूम है, 6 वोल्ट, और धारा का प्रतिरोध का तो 12 से 6 में भाग दीजिएगा तो 0.5 होगा। कितना होगा। अब जब धारा का मान है तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर में बोलते हैं जी। तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। कितना, 0.5 एम्पियर का। क्लियर है ना। अब आगे देखो फिर क्या बोलता है बाबू, 9 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर का मान निकालिए। अब यहाँ से यहाँ तक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, यहाँ वोल्ट निकालना है। क्या निकालना है, तो विभवांतर बराबर क्या जानते हैं आप, V अपॉन IR होता है। क्या होता है, IRN होता है। चलिए I का मान 0.5 एम्पियर गुने R का मान कितना है, 9 ओम ना खाली जी, 9 ओम ना। चलिए 9 बचे 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। अब V आंसर हो गया। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आप लोग 11 जो है इसमें सॉल्व कर दिया गया है, उसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 12। यदि 40 ओम का प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो कितनी शक्ति खपत होगी। शक्ति निकालना है, शक्ति मतलब P ना। चलो यहाँ पर देखिए सबसे पहले R का मान कितना है, 40 ओम है। कितना है, और धारा I का मान कितना है, 1.5 एम्पियर है ना। तो शक्ति कितना खपत होगा, P बराबर लिखा है थे, याद है, I स्क्वायर इंटू R। चलिए I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर का स्क्वायर इंटू R का मान कितना है, 40 ओम। यहाँ पर अगर इसको गुना कर दिया 2 बार तो लगभग हो जाएगा ये
2.25 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कितना 40 ओम। अब इससे इसको गुना, यहाँ देखिए इसको हटाएंगे तो नीचे 100 ना बाबू, 1 0 से 1 0, 5 से काटी 45 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में, 2 से 4 कितना बार में 2 बार में, 45 दूना 90 ए स्क्वायर ओम। अब ए स्क्वायर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर होने गया, ये 90 वाट का शक्ति होगा, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो एक टॉर्च है, बोला 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक टॉर्च पर लिखा हुआ है, एक टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट, तो V बराबर कितना हो गया 2.5 और 500 एम्पियर, I कितना दिया है 500 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो होगा ये 0.5 एम्पियर। कितना हो गया 0.5 एम्पियर। आगे क्या बोलता है, तो बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति निकाले, बल्ब का प्रतिरोध R निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े थे V बराबर IR पढ़े थे ना, तो R बराबर V बटा V का मान कितना है, और I कितना है 0. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है जी, कितना बार में कटेगा 5 ओम का प्रतिरोध हो गया, कितना ओम का। उसके बाद निकालना क्या है शक्ति, तो P बराबर क्या पढ़ रहे हैं या VI पढ़े हैं ना, अरे VI भी तो पढ़े हैं, तो V का मान कितना आया 2.5, I का मान कितना है 0.5, गुना कर दो तो 1.25 ना होगा वाट, अरे 50 25, ठीक है। और यहाँ हो गया कितना 5 10 दोबारा, एक अंक इधर एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा ना, इतना वाट। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व।